क्वेश्चन कुछ ऐसा है, F इज इक्वल टू 2i + 3j - 4k, और जो तुम्हें टॉर्क निकालना है अबाउट ए पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो है 2 - 5 एंड 3 मीटर, और P पॉइंट पे फोर्स लग रहा है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 - 3 एंड 6 मीटर। तुम्हें क्या निकालना है? इसका टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है? R क्रॉस F। टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। क्या यहाँ पे F वेक्टर फॉर्म में दे रखा है? तुम्हें क्या निकालना है? OP वेक्टर निकालना है। O के अबाउट निकालना है P। R का जो हेड होता है वो कहाँ पे होता है? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उस पॉइंट पे होता है। तो इसका मतलब तुम्हें बेसिकली OP वेक्टर निकालना है। ये क्या क्या लिखा जाएगा? ये वेक्टर P माइनस वेक्टर O, मतलब वैसे O है यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हो रखा है तो इसलिए मैंने OP नहीं लिखा है, ठीक है। वैसे तो ये पोजीशन वेक्टर होते हैं, ठीक। तो P वेक्टर है तुम्हारा 2i - 3j + 6k, और O वेक्टर है तुम्हारा 2i - 5j + 3k। तो ये कितना आ गया? ये i तो ख़त्म ही हो गया, ये आ गया 2j और प्लस 3k, 2j + 3k। अब तुम्हें निकालना है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है तुम्हारा? R क्रॉस F। तो लगाओ इसको। R तो तुम्हारा ये आ गया, दैट इज़ 2i + 3k, सॉरी 2j + 3k क्रॉस विद 2i + 3j - 4k। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या आया आंसर। इसके अबाउट निकालो। i के अबाउट कितना हो गया? -8, और ये हो गया -9, -j के अलाउट निकालो 0 - 6 + k, कितना हो गया? 0 - 4। तो तुम्हारा जो आंसर बना वो बना -17i + 6j - 4k। ये तुम्हारा आंसर है। दिस इज़ योर टॉर्क। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि एक ऐसे कोई रूफ है, उससे एक बॉल जो है वो 1 kg की कुछ इस तरीके से है, जिसकी जो ये थ्रेड है उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, ठीक है। इस बॉल का मास कितना है? 1 kg, और ये 30 डिग्री एंगल बना रही है। कहाँ से बना रही है? हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से? वर्टिकल से। तो ये ऐसे वर्टिकल से 30 डिग्री बना रही है। उस टाइम पे क्या निकालना है हमें? जैसे ये 30 डिग्री बनाए उस टाइम पे इसके टॉर्क निकालना है पॉइंट O के अबाउट, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करो, हमें क्या चाहिए? टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, तो हमें एक फोर्स चाहिए, और क्या चाहिए? R चाहिए। यहाँ पे फोर्स लगा कौन रहा है? mg, मतलब 10, ठीक है। 1 kg का मास 10, g हो गया 10, तो ये 10 फोर्स लग रहा है इधर। तो फोर्स लग रहा है ऐसे और R लग रहा है ऐसे, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F। अब बेसिकली R और F के बीच में हमें ये भी पता है कि टॉर्क जो होता है ऐसे ना करके हम ऐसे भी निकालते हैं, R परपेंडिकुलर F या फिर F परपेंडिकुलर R, ऐसे भी निकालते हैं ना, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना आसान होगा? R का, क्योंकि देखो ये वाला जो है वो R परपेंडिकुलर है, R परपेंडिकुलर इनटू में F। तो अब निकाल लो R परपेंडिकुलर। ये cos 30, तो ये sin 30, तो R परपेंडिकुलर इज़ नथिंग बट 1 sin 30 विच इज़ 1/2। तो टॉर्क क्या आ गया? फोर्स R परपेंडिकुलर इनटू में 10, दैट इज़ 5 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे कोई बॉडी है, एक सेंटर पे पॉइंट C है, यहाँ पे इस तरीके से ये 10 मीटर का 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। यहाँ पे एक फोर्स लग रही है विच इज़ 30 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री,
यहाँ पे एक फोर्स लग रही है ऐसे विच इज़ 10 न्यूटन, और एक इधर फोर्स लग रही है ऐसे विच इज़ 20 न्यूटन एट 45 डिग्री, ठीक है। और ये है पॉइंट सी। फाइंड आउट द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट पॉइंट सी। फाइंड आउट द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट पॉइंट सी, वेयर सी इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। सी जो है वो सेंटर ऑफ मास है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये सेंटीमीटर में है और ये न्यूटन में दे रखा है, तो कन्वर्ट दिस जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे मीटर में लेने होंगे तुम्हें कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस पर्टिकुलर फोर्स को देखो, क्या ये वाली फोर्स और आर के बीच में एंगल ही ज़ीरो है, तो इस फोर्स के लिए टॉर्क क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। इस फोर्स के लिए टॉर्क है ज़ीरो, बाकी टॉर्क हमें निकालना है इन दोनों फोर्सेस का। अब हम क्या निकाल लें, इस आर के अबाउट एफ परपेंडिकुलर निकालना इस बार आसान होगा, ठीक है। तो देखो ये इस पर्टिकुलर एफ के लिए जो 30 न्यूटन का है, यहाँ पे लगेगा कॉस और यहाँ पे लगेगा साइन 60, ठीक है। तो इसका सी के अबाउट टॉर्क क्या आ जाएगा, सी के अबाउट टॉर्क आएगा 30 साइन 60 इंटू में 5/100, ठीक है। डायरेक्शन अंदर, ठीक है, आर इधर एफ नीचे, डायरेक्शन आई अंदर, तो ये अंदर, ठीक। दूसरे का लेट से दिस इज F1, दूसरे का यहाँ पे देखो ये लगे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे लगेगा कॉस और यहाँ पे लगेगा साइन, तो साइन 45, तो लगाओ F2 के लिए 20 साइन 45 इंटू में 10/100। डायरेक्शन अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर कैसे, आर ऐसे और फोर्स ऊपर ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ। तो दोनों सॉरी ये टॉर्क होना चाहिए था, दिस इज टाउ 1 टाउ 2, हाँ। तो दोनों ही टॉर्क कहाँ लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है, तो क्या होना चाहिए, ऐड, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है इससे 2.71 न्यूटन मीटर। सॉल्व तुम कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लास्ट क्वेश्चन देख लो। देखो कुछ इस तरीके, फाइंड द नेट टॉर्क ऑन द व्हील, व्हील है कोई एक ये, देखो कुछ इस तरीके से है ऐसे, और ये पॉइंट O है, यहाँ से ये डिस्टेंस है A और ये है B, और इस पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं कुछ इस तरीके से, 9 न्यूटन, 10 न्यूटन, और एक फोर्स कुछ इस तरीके से लग रही है विच इज़ 12 न्यूटन एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तुम्हें निकालना है टॉर्क अबाउट O इफ़ A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। A 10 सेंटीमीटर है और B 25 सेंटीमीटर है। देखो इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान दो, ये रेडियस है 25 सेंटीमीटर, इसके और इसके बीच में ऑलरेडी एंगल कितना है 90, तो टॉर्क 1 2 3 कर लेते हैं। टॉर्क 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 25/100 इंटू में 10, आंसर क्या आ गया 1/4। टॉर्क 2 कितना हो गया, 10/4, अच्छा हाँ सॉरी 10/4, हाँ टॉर्क 2। इसकी वजह से अब ये मत सोचना कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये रेडियस ऐसी लगी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 25/100 इंटू में 9, क्योंकि एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 9/4। अच्छा उसके बाद ये वाला, इसका जो 60 कंपोनेंट होगा वो क्या होगा इसके 90 डिग्री पे, ठीक। तो टॉर्क 3 हो जाएगा तुम्हारा इसका एफ परपेंडिकुलर ले लो, एफ परपेंडिकुलर कितना बना 12 इंटू में cos 60 मतलब 1/2,
इनटू में ए कितना है, छोटे वाला ए कितना है 10, 10/100, तो ये कितना बन गया 6/10। अब देखो इसकी पहले वाले की वजह से टॉर्क क्या है अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, लेकिन इसकी वजह से कैसा है ये आर ये ऐसे बाहर, तो इन दोनों का प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो बेसिकली ये अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ और ये बाहर, ठीक। तो जो नेट टॉर्क लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा τ1 + τ2 - τ3। तो देखो आंसर कितना आ गया 10/4 9/4 - 6/10, एलसीएम आया 40, ये हो गया 100 + 90 - 24, यही बन रहा है क्या, ठीक है। क्या अल्टीमेटली क्या बन गया है 166/40, तो ये हो गया 83/20 न्यूटन मीटर। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। कर लोगे इस तरह क्वेश्चन पक्का। चलो आगे लिखो नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखो कपल टॉर्क। ठीक है, कपल टॉर्क ये बेस बनेगा तुम्हारे इक्विलिब्रियम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसका, ठीक है। जहाँ पे मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मान लो जैसे दो फोर्स लग रहे हो और वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, ठीक है, तो क्या होता है वो एक कपल की तरह बना लेते हैं, ठीक है। तो वो हम स्टडी करने वाले हैं। अब देखो इसमें मतलब काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये समझने के लिए। देखो कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो एक ऐसे बॉडी है, ठीक, इसके ऊपर दो फोर्सेस लगे, एक फोर्स लगा इधर और एक लगा इधर, तो ये कैसा बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स जो है एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, कपल टॉर्क बन रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो बहुत अच्छी हैं जो ध्यान देने वाली हैं कि इस पूरी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0, नेट फोर्स इज 0। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो एफ नेट क्या है, यहाँ पे 0 है। क्या इसका जो टॉर्क है वो 0 है, क्या इसमें टॉर्क 0 है, टॉर्क 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बॉडी जो है वो घूम सकती है, और मान लो ये फिक्स मतलब फिक्स नहीं है, घूम सकती है, तो इन दोनों के फोर्सेस के इफेक्ट में क्या बॉडी घूमेगी, तो बॉडी घूम सकती है। तो इसका मतलब टॉर्क जो है, टॉर्क नेट, अगर मैं टॉर्क नेट की बात करूँ तो वो 0 नहीं है इस पर्टिकुलर केस में। तो इसका मतलब ये चीज़ समझ में आई कि अगर एफ नेट 0 तो टॉर्क 0 हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो टॉर्क 0 भी हो सकता है अगर एफ नेट 0 हो। तो देखो कैसे, जैसे मान लो एक बॉडी है इस तरीके से, ठीक, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लगा दी और एक फोर्स ऐसे लगा दी, देख दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। कपल टॉर्क ये भी बना रहे होंगे, ठीक है। मतलब ये ऐसा है कि देखो सेम सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक ही लाइन पे लग रहे हैं, वैसे ये इतना फ़र्क है। तो यहाँ पे भी एफ नेट क्या है, लेकिन टॉर्क नेट क्या है यहाँ पे 0। तो एफ नेट 0 हो ये ज़रूरी नहीं है कि टॉर्क नेट 0 हो, टॉर्क नेट 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, के एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैसा है, मतलब फोर्स कैसे अप्लाई किया गया है इसके ऊपर। अगर यही वाला फोर्स एक यहाँ पे लगता और एक यहाँ पे लगता तो टॉर्क हो सकता था इसके अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एफ नेट 0 तो टॉर्क नेट 0 मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। ऐसे कोई इधर से ये पूछ ले, अगर टॉर्क नेट 0, अगर टॉर्क नेट 0 तो क्या एफ नेट 0 होगा। क्वेश्चन मेरा क्या है, देखो पहला क्वेश्चन समझ में आया कि अगर एफ नेट 0 तो टॉर्क नेट मे और मे नॉट बी 0, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर टॉर्क नेट 0 हो तो क्या एफ नेट भी 0 होगा, क्या एफ नेट भी 0 होगा अगर टॉर्क नेट 0 है। तो देखो अगर इसी पर्टिकुलर केस में देखो यहाँ पे टॉर्क नेट तो 0 है। अब मैं कहता हूँ ये F1 और ये F2 है, अगर F1 इज़ ग्रेटर देन F2 और F2 इज़ ग्रेटर देन F1, क्या अगर ऐसा होगा तो एफ नेट क्या 0 होगा क्या, नहीं, एफ नेट इज़ नॉट 0। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी इसकी,
क्योंकि F1 इज ग्रेटर देन F2 और F2 इज ग्रेटर देन F1 इन ईदर केस, ठीक है। तो लेकिन टॉर्क अभी भी क्या है, ज़ीरो। तो टॉर्क नेट ज़ीरो का मतलब एफ नेट ज़ीरो होना भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट लिखो, स्टार करके लिखना कि एफ नेट ज़ीरो तो टॉर्क नेट मे और मे नॉट बी ज़ीरो, और टॉर्क नेट ज़ीरो इम्प्लाइज, ऐसे लिख लो इसको, इम्प्लाइज करके लिख लो, इम्प्लाइज एफ नेट मे और मे नॉट बी ज़ीरो। दोनों ही केसेस में मे और मे नॉट बी है। अब बेसिकली क्या है कि इस कपल टॉर्क के साथ एक प्रॉपर्टी अटैच्ड है। देखो किस तरीके से अटैच्ड है। जब भी कोई फोर्स कपल फोर्स होगा, ठीक है, जैसे कि F और F अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ये कपल फोर्स की तरह काम करेगा। और यहाँ पे तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि F नेट जो है ना वो ज़ीरो मिलेगा तुम्हें। F नेट क्या मिलेगा, ज़ीरो। अगर F नेट ज़ीरो तो अब हमें ये तो पता है कि टॉर्क नेट ज़ीरो होना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन इसका एक प्रॉपर्टी अटैच्ड है, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे मान लो पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, और कहीं पे मान लो पॉइंट सी, कोई रैंडम पॉइंट कहीं पे भी, ठीक। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालो, यहाँ पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, दो, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस का ए के अबाउट अगर तुम्हें टॉर्क निकालना हो तो तुम कैसे निकालोगे। देखो इसकी लेंथ मान लेते हैं, इसकी लेंथ मान लो L, इसकी लेंथ मान ली L। अब हमें क्या निकालना है, ए के अबाउट फोर्स, ए के अबाउट टॉर्क निकालना है। अब निकालो, टॉर्क निकालो। देखो इस टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू इस F की वजह से, ये F जो है इसी पॉइंट पे लग रहा है तो इसकी वजह से टॉर्क क्या होगा, ज़ीरो। इस ए के अबाउट निकालना है तो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, उसी पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। तो क्या ये फोर्स इसको घुमा पाएगा, नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से टॉर्क क्या होगा, ज़ीरो प्लस, अच्छा डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन नहीं डायरेक्शन आर, सॉरी इसकी वजह से ज़ीरो है, उसके बाद एफ, ये वाला देखो, ये वाला बी वाला, इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से इसके ऊपर जो टॉर्क है वो कैसा लग रहा है, एफ इंटू एल, अंदर बाहर, अंदर बाहर, आर नीचे एफ इधर, तो अंदर, तो ये आया अंदर, ठीक है। एफ एल अंदर की तरफ। अब सेम चीज़ तुम बी पॉइंट पे निकालो, बी पॉइंट पे टॉर्क निकालो। इस एफ की वजह से टॉर्क क्या होगा, ज़ीरो, और इसकी वजह से कितना होगा, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ये भी कैसा बनेगा, अंदर बनेगा। देखो नीचे की तरफ, और एफ कैसा है, सॉरी इसके अबाउट निकालना है ना, इस फोर्स का इसके अबाउट निकालना है। तो कैसे हो गया, एफ आर ऊपर एफ इधर, तो ये भी अंदर की तरफ। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो टॉर्क ए जो है और टॉर्क बी दोनों इक्वल है, ठीक है। टॉर्क ए और टॉर्क बी भी इक्वल है। अब मान लो किसी पॉइंट सी पे निकालते हैं, विच इज़ एट ए डिस्टेंस एक्स, विच इज़ एट ए डिस्टेंस एक्स। निकाल के देखो टॉर्क एट सी। सबसे पहले इस पॉइंट की, इस फोर्स की वजह से निकाल लेते हैं, कितना होगा, एफ इंटू में एक्स, अंदर बाहर, अंदर बाहर, पक्का। आर नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि आर की डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स की तरफ, ठीक है। तो होगा अंदर की तरफ, ये हो गया अंदर की तरफ। अब इस पॉइंट सी के ऊपर इसका टॉर्क निकालो, इस फोर्स की वजह से कितना होगा, प्लस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा प्लस होगा। देखो जरा ध्यान से, आर नीचे, सॉरी आर नीचे या ऊपर, आर ऊपर एफ इधर, तो अंदर की तरफ, ये भी दोनों ही अंदर की तरफ हो गए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। एफ इंटू में एल माइनस एक्स, आंसर क्या आएगा, एफ एल, और नेट किधर लगेगा, अंदर की तरफ। तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि टॉर्क ए, टॉर्क बी, टॉर्क सी, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टॉर्क निकालते हैं तो वो क्या आता है, इक्वल आता है। इससे क्या समझ में आया कि टॉर्क ए इज इक्वल टू टॉर्क बी इज इक्वल टू टॉर्क सी। इसका मतलब ये हुआ जब भी कपल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, मतलब एफ नेट अगर किसी बॉडी पे भी ज़ीरो है, ऐसे समझो, अगर किसी बॉडी पे भी एफ नेट ज़ीरो है तो टॉर्क एट एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी इज रिमेन्स सेम।
रिमेन्स सेम। ठीक है, अगर मान लो एक भी टॉर्क अगर तुमने ज़ीरो प्रूव कर दिया तो सारे के सारे टॉर्क कैसे होंगे फिर? ज़ीरो। सारे के सारे टॉर्क कैसे होंगे? ज़ीरो। ठीक है, लिखो इस चीज़ को। तो अब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट ऐसे बनाएंगे कि इफ़ एफ नेट इज़ ज़ीरो, इफ़ एफ नेट इज़ ज़ीरो देन द टॉर्क ऑन द बॉडी at every point is same, is same। ठीक है, अगर ये ज़ीरो होगा तो फिर सारे ज़ीरो होंगे, अगर इसकी कोई एक वैल्यू आ रही है तो सबकी क्या आएगी? एक ही वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको वर्ड्स में लिख लो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब आगे देखो नेक्स्ट इसी के अंदर ही। अब हमें एक चीज़ तो समझ में आएगी कि अगर एफ नेट ज़ीरो है तो उसके साथ एक प्रॉपर्टी अटैच्ड है, दैट इज़ कि इसके टॉर्क नेट जो है वो हर एक पॉइंट पे कैसा होगा? ज़ीरो होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब नेट फोर्स क्या होता है? ज़ीरो। आओ देखें, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एफ इधर लगा, एफ इधर लगा, इसके ऊपर एफ नेट ज़ीरो है, क्या इक्विलिब्रियम में है? नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि ये घूम सकती है, क्योंकि ये घूम सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी वो थोड़ी सी चेंज हो रही है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कहेगी अब कि अगर एफ नेट ज़ीरो हो तो टॉर्क नेट भी ज़ीरो होना चाहिए, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं है। अभी तक हमने क्यों नहीं पढ़ा था ये? क्योंकि अभी तक हमने रोटेशन नहीं पढ़ा था, इसलिए हमारी जो बॉडीज़ जो है वो चलती थी, घूमती नहीं थी। ठीक है, ये बॉडी भी चलेगी नहीं, ये घूम जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ठीक है, अभी तक हमने रोटेशन नहीं पढ़ा था, इसलिए हमने टॉर्क नेट की बात नहीं करी थी। तो अब हमने रोटेशन पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए इक्विलिब्रियम की, विच इज़ कि अगर एफ नेट ज़ीरो तो साथ में टॉर्क नेट भी ज़ीरो होना चाहिए अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो, अदरवाइज बॉडी घूम जाएगी। अदरवाइज क्या होगी? बॉडी घूम जाएगी। तो लिखो इसके अंदर, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ एफ नेट एंड टॉर्क नेट बोथ आर ज़ीरो। एफ नेट और टॉर्क नेट दोनों क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, एफ नेट एंड टॉर्क नेट बोथ आर ज़ीरो। ठीक है, अगला पॉइंट देखो इसी के अंदर। अब हमें ये तो समझ में आया कि जैसे ये एक बॉडी है, ये वाली बॉडी की बात कर रहे हैं हम, कि जब भी इसके ऊपर ऐसे कपल फोर्स लग रही है तो ये घूमेगी, लेकिन किसके अबाउट घूमेगी? किसके अबाउट घूमेगी? ये तो तुम्हें समझ में आता ना, इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, कैसे घूमेगी? नहीं, ऐसे तो घूमेगी, लेकिन किसके अबाउट घूमेगी? उसके सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास पे घूमेगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास की जो सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट है, ठीक है, उसकी एक्सिस तो बहुत सारी हो सकती है। देखो, जैसे एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास इस सेंटर में है, तो ये ऐसे भी घूम सकती है, ये ऐसे भी घूम सकती है, ये 3D में तो कैसे भी घूम सकती है, क्योंकि इस सेंटर ऑफ मास पे बहुत सारे एक्सिस जो है वो जा रहे हैं इसके ऊपर से। एक पॉइंट है, पॉइंट के अंदर से बहुत सारे एक्सिस घूम सकते हैं, लेकिन ये किस एक्सिस पे घूमेगी फिर? जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं। देखो, इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क कैसा लग रहा है? अंदर बाहर? अंदर। अंदर। तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना, टॉर्क के एक्सिस के पैरेलल होगी हमेशा। टॉर्क की डायरेक्शन के हमेशा पैरेलल होगी। देखो, ये अंदर है या बाहर है, इसकी घूमने की एक्सिस हमेशा कैसी होगी? इसके टॉर्क के पैरेलल। टॉर्क के कैसे होगी? पैरेलल। ये ऐसे नहीं, जैसे ये देखो, इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, ये घूमेगी ऐसे, ये ऐसे नहीं घूमेगी कभी भी। मतलब अगर 3D की, अगर स्पेस की बात करें, एक फोर्स लग रहा है ऐसे, एक फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे ही घूमेगी। ये ऐसे नहीं है, इन दोनों फोर्स की वजह से क्या होगा, ये ऐसे घूमने लग जाएगी। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ टॉर्क या डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ऐसे लिखो इसको, इस तरीके से लिखो, इफ अ कपल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, then the body will move about its center of mass, the body will rotate about its center of mass, and the axis of rotation
is parallel to the direction of torque and the axis of rotation is parallel to the direction of torque. अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखो, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं. मान लो एक ऐसे बॉडी है, मतलब इसको इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन भी कहते हैं. जैसे मान लो एक बॉडी है, ठीक है, जिसकी लेंथ वेंथ कुछ एल दे रखी है, कुछ वैल्यू ले लो, चलो कितना लूँ, 5 मीटर ले लें, 5 मीटर, ठीक. इसके ऊपर फोर्स लग रही है, लेट से 5 न्यूटन, और यहाँ पे ले लो 10√2 न्यूटन 45 डिग्री पे. फाइंड आउट द फोर्स मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन और लोकेशन on this body such that the body remains in equilibrium, such that the body remains in equilibrium. अब देखो इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है. क्या ये बॉडी चल भी सकती है और घूम भी सकती है, दोनों केस हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है. तो हमें एक ऐसा फोर्स फाइंड आउट करना है जिसके मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है, सच दैट दिस बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम करने के लिए तुम्हें 2 कंडीशन चेक करनी होंगी. कौन कौन सी? एक तो एफ नेट 0 और दूसरा टॉर्क नेट 0. एफ नेट 0 और टॉर्क नेट 0. तो ऐसा फोर्स ढूंढो और उसकी पोजीशन ढूंढो कि इस बॉडी के ऊपर लगने वाला एफ नेट भी 0 हो जाए और टॉर्क नेट भी क्या हो, 0. दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. एफ नेट 0 और टॉर्क नेट दोनों 0 होने चाहिए. देखो इस पर्टिकुलर फोर्स के लिए ये तो देखो परपेंडिकुलर लग रहा है, इस पे देखो इसके 2 कंपोनेंट होंगे. इसके 2 कंपोनेंट, एक तो लगेगा इधर और एक लगेगा ऐसे. एक तो ऐसे लगेगा और एक ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा ना. तो ये होगा 10 और इधर भी क्या लगेगा, 10, ठीक है. तो बेसिकली हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए, ये कितना था, 15 था, सॉरी 5. हाँ, हमें वर्टिकल में तो ऐसा फोर्स चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 10 और 5 15, 10 और 5 15. और ये फोर्स इधर लग रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम लाने के लिए कैसा चाहिए हमें, एक 10 का ऐसा चाहिए. तो बेसिकली हमें एक फोर्स ऐसा चाहिए, ये 10 इधर 15 इधर. क्या ये एंगल अल्फा निकाल लोगे, क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 15/10 और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर. मैग्नीट्यूड कितना, ये डायरेक्शन कितनी, ये इतने मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन पे लगना चाहिए. लेकिन किस पॉइंट पे लगना चाहिए, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट x है, तो ये कितना हो जाएगा 5 - x. लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो हमें ऐसा फोर्स हम लगाने जा रहे हैं जिसकी वजह से एफ नेट क्या होने वाला है, 0. देखो ये फोर्स जब लगेगा इस एंगल पे लगेगा और ऐसी पोजीशन पे लगाने वाले हैं जब एफ नेट क्या होने वाला है, 0. अगर एफ नेट 0 हो गया तो इस बॉडी के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टॉर्क निकालूँ तो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए. और अगर सेम होना चाहिए तो मेरे को तो रखनी है बॉडी इक्विलिब्रियम में और मेरे को टॉर्क क्या करना है, 0. तो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, ऐसे पॉइंट ढूंढो जहाँ पे फोर्सेस ज़्यादा लग रही हो. जैसे इस पॉइंट पे 2 फोर्सेस लग रही हैं तो इसी पॉइंट के अबाउट निकाल लेते हैं, ठीक है, इसी पॉइंट के अबाउट निकाल लेते हैं. अब देखो इस पॉइंट के अबाउट इस वाली फोर्स का और इस वाली फोर्स का जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, 0. इस 10 वाली फोर्स का टॉर्क कितना होगा, 10 वाली का 0. इसका कितना होगा, 15 वाली का, 15 इंटू में 5 माइनस x, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, बाहर. देखो यहाँ से ऐसे अंदर बाहर, ऐसे बाहर, ठीक है. तो ये लगा बाहर, ये लगा बाहर. अच्छा, अब ये वाला फोर्स, इस फोर्स की वजह से यहाँ पे टॉर्क कितना है, 5 इंटू में 5 25, अंदर बाहर, ये है अंदर, ये है अंदर. इन दोनों का सम क्या होना चाहिए,
इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 15 इंटू में 5 माइनस एक्स माइनस 25, माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि एक अंदर है और एक बाहर, दोनों इक्वल 0 होने चाहिए, तभी मेरा टॉर्क क्या होगा 0। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 15 एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 50, तो x कितना हो गया 10/3, x इज 10/3। तो ये 10/3 डिस्टेंस पे इतने मैग्नीट्यूड का इस एंगल पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, एफ नेट 0, टॉर्क नेट 0। ठीक है, इसके ऊपर और क्वेश्चन करेंगे कल।